यदि आपके घर में कोई फीमेल या कोई बच्ची एमेन्यूरिया यानी कि पीरियड ना आने की दिक्कत से सफ़र कर रही है तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। या फिर आप एलोपैथिक मोड ऑफ मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर होम्योपैथिक मोड ऑफ मेडिकेशन यूज़ सकते हैं। होम्योपैथी में मोस्टली हमने ये देखा है कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन और बिना कारण जाने लोग इलाज शुरू करवा देते हैं, जबकि मेरा मानना ऐसा सही नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि आप कॉज को फाइंड आउट करिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करिए और तब जाके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि होम्योपैथी का स्कोप कहाँ नहीं होता है। आज के अपने इस एपिसोड में हम आपको एमेन्यूरिया यानी पीरियड न आने के कारण के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एमेन्यूरिया है क्या, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे और सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन का स्कोप कहाँ है और कहाँ नहीं है। इससे भी आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कितना ब्यूटीफुल तरीके से इस एमेन्यूरिया के केसेस को डील करती हैं और वो कौन सी नॉर्मल होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो यूज़ की जाती हैं, उसके इंडिकेशन क्या हैं। बने रहिए इस YouTube वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि कोई बच्ची है और उसका 16 ईयर तक की एज में पीरियड नहीं आता है तो इसको हम प्राइमरी एमेन्यूरिया कहते हैं। नॉर्मली बच्चियों में पीरियड 11, 12 या 13 साल की एज में शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीरियड की मैकेनिज़्म क्या है। हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है और पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो हमारे ओवरीज के थ्रू यूट्राइन एंडोमेट्रियम की थ्रेड ऑफ करती हैं, जो पीरियड को इंड्यूस करता है। नॉर्मली यदि किसी को 3 जगह बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से पीरियड नहीं आ सकते हैं। या फिर हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी लेवल पे दिक्कत हो, यानी कि जहाँ से FSH और LH का रिलीज सही तरीके से ना हो रहा हो। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आज की डेट में प्राइमरी एमेन्यूरिया के, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में LH और FSH सही कॉम्बिनेशन में या सही रेशियो में रिलीज ना हो रहे हो। इसके बारे में भी हम लौट के आते हैं कि ऐसा किस कंडीशन में होता है और होम्योपैथिक इसमें क्या यूटिलिटी है। सेकेंड कॉज जो होता है वो ओवेरियन कॉज हो सकता है। ओवरी से ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी पीरियड को, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन होता है, मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। और ये क्या करते हैं, ओवरी में जब एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो जाती है उसको एक टाइम बीइंग के बाद से उसको थ्रेड ऑफ करके पीरियड को इंड्यूस करते हैं। तीसरे नंबर पे ओवरी के बाद आता है यूट्रस। यदि कोई यूट्रस में सीवियर एबनॉर्मलिटी हो, यानी कि यूट्रस एब्सेंट हो या फिर यूट्रस में कोई डेवलपमेंट में कोई ऐसी दिक्कत हुई हो, बहुत बड़ा कॉज बनता है यूट्राइन कॉज की वजह से एमेन्यूरिया में। अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। आगे चल के मैं इसको बताऊंगा कि होम्योपैथी की कहाँ यूटिलिटी है। जहाँ तक कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस लेवल पे कोई भी चेंज होगा तो नो डाउट वो पिट्यूटरी के फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। और यदि पिट्यूटरी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस डिस्टर्ब होगा, जो अल्टीमेटली एमेन्यूरिया को कॉज करेगा। ओवरी में यदि कोई डिजीज़ है, सिस्ट डेवलप हो रहा है, चाहे ओवरी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो नो डाउट वहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रिलीज होंगे, जिसकी वजह से पीरियड इंड्यूस नहीं होगा। इसमें भी होम्योपैथिक दवाइयों की बहुत अच्छी यूटिलिटी है, इसको हम आगे चल के बताते हैं। थर्ड काज जो है, इन दोनों चीज़ों में फर्स्ट और सेकंड केस में होम्योपैथी की बहुत अच्छी यूटिलिटी है, लेकिन जब आप थर्ड नंबर पे आएंगे यानी कि यूट्राइन कॉज की बात करेंगे तो मेरा विश्वास मानिए कि यूट्राइन कॉज में होम्योपैथी की कोई स्कोप नहीं होता है। ज़्यादा बेटर ये है कि वो किसी ऐसे डॉक्टर को रेफ़र कर दिया जाए जो ट्रांसप्लांट या बाकी तरीके से यूट्रस को डेवलप कर ले। वहाँ होम्योपैथी का दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एमेन्यूरिया की। सेकेंडरी एमेन्यूरिया वो कंडीशन होती है जिसमें कभी किसी फीमेल के पीरियड आ रहे होते हैं और आगे चल के पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। इसके भी ढेर सारी वजह है। सेकेंडरी एमेन्यूरिया ऐसी कंडीशन में होती है जिन औरतों के रेगुलर कभी पीरियड हो रहे होते हैं और किसी कॉज, चाहे किसी बिना कॉज के तो कुछ होगा नहीं, किसी कॉज की वजह से ये पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकेंडरी एमेन्यूरिया का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो 2 नेचुरल है और 1 एबनॉर्मल है।
नॉर्मली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन जो होती है वो इंडिकेट ही होती है कि यदि पीरियड बंद हो जाते हैं तो मान लिया जाता है प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश है, टेस्ट करवाइए और आफ्टर देन आगे प्रोसीड करिए। सेकेंड फेज़ होता है एक फीमेल की लाइफ में जब पीरियड बंद होते हैं, जिसे मीनोपॉजल टाइम कहते हैं। मीनोपॉज टाइम में हार्मोन जो पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एस्ट्रोजन, वो धीरे धीरे करके उसका जो रिलीज़ होता है वो बहुत हद तक डिक्लाइन हो जाता है और फिर उसके बाद से पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई पैथोलॉजिकल कॉज है, जिस तरीके से पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो नो डाउट उस कॉज को फाइंड आउट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। सेकेंडरी एमेनोरिया में जो सबसे बड़ा कॉज आज की डेट में नाउ डे फीमेल्स जिसे फेस कर रही हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। यदि हम बात करें तो 5 मेजर हार्मोन हैं जो सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आजकल की डेट में ज़्यादातर औरतें थायराइड डिसफंक्शन से सफ़र कर रही है, TSH, आफ्टर देन FSH एंड LH एंड आफ्टर देन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यदि इन हार्मोन में कहीं भी इम्बैलेंस हुआ तो श्योरली वो सेकेंडरी एमेनोरिया को कॉज करेगा। कुछ रेयर कंडीशन भी होती है जिसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूट्रस की वो बनी ही नहीं होती है, यानी रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जिससे एसरमैन सिंड्रोम में माना जाता है। ज़रूरत क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो हार्मोनल थेरेपी पे डाल देते हैं। वो ज़रूरत भी है क्योंकि वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन जो हार्मोनल थेरेपी होती है उसके ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो हार्मोनल थेरेपी को लास्ट ऑप्शन के रूप में रखना चाहिए। शुरू के 6 महीने से 8 महीने तक प्रॉपर किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से यदि आप लग के इलाज करवाती हैं, यदि कोई सीवियर पैथोलॉजी नहीं होती है तो नो डाउट वो होम्योपैथिक डॉक्टर कैपेबल है एमेनोरिया की कंडीशन को रिकवर करने में, यानी कि उस कंडीशन से बाहर निकालने में। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा कि 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो बॉडी में होते हैं वो इतना जल्दी सेटल नहीं होते हैं। थायराइड डिसफंक्शन है तो नो डाउट वहाँ पे थायराइड वाली दवाइयों पे डाल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो थायराइड डिसफंक्शन को इंटरनली रेगुलेट कर लेती हैं। LH, FSH और इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की एबनॉर्मलिटी है तो उसमें ढेर सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसको रेगुलेट करती हैं। हमारे यहाँ जो चॉइस ऑफ द मेडिसिन होती है, सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन होती है, वो उनसे अलग होती है नो डाउट। जैसे सेकेंडरी एमेनोरिया की बात करते हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया यदि किसी कंडीशन में किसी फीमेल को होता है और उसके कॉज सुनिएगा, कॉज जो होते हैं वो एलोपैथिक कॉज से अलग होते हैं। वो कॉज वास्तव में उनकी केस हिस्ट्री में कवर नहीं किया जाता है। जैसे यदि एक फीमेल है एमेनोरिया से सफ़र कर रही है और वो प्लेथोरिक है, मोटी है, फेरम ग्रुप की दवाइयाँ और कैल्केरिया ग्रुप की दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। एक फ़ीमेल है जो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, जिसको पानी की प्यास कम लगती है और ज़्यादा देर तक पैर लटका के बैठने में पैरों में सूजन आ जाती है और उसको कभी डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की हिस्ट्री रही है या फिर प्रेजेंट कंडीशन में हो रही है, पल्सरटेला बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि कोई फीमेल की केस हिस्ट्री में ये मालूम चलता है कि वो डर गई थी एक बार, फ्राइटेंड के बाद से उसको पीरियड आने बंद हो गए, ब्यूटीफुल मेडिसिन एंड ब्यूटीफुल साइंस इज द नक्स मॉस्काटा। इतने छोटे छोटे सिम्टम पे मैंने दवाइयों को दिया है और उससे पीरियड को रिकवर होते हुए देखा है। यदि किसी फीमेल को मॉर्टिफिकेशन है, यानी कि बहुत वो इंसल्टेड फील हुई है, चाहे वो डिसऑनर्ड फील कर रही है, कभी उसकी बहुत सीवियर बेइज्जती हुई और उसको सोच सोच के उसके अंदर आगे चल के एमेनोरिया कॉज हो रहा है और उसके पीरियड आने धीरे धीरे बंद हो गए, तो कोलोसिंथेसिस सबसे अच्छी दवा है। यदि कोई फंक्शनल फीमेल है, नक्स मॉस्काटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि किसी को मेंटल शॉक की वजह से पीरियड जा रहे हैं, यानी कि कभी पीरियड आते थे, घर में कुछ ऐसी कंडीशन हुई, कैजुअलिटी हुई, कोई एक्सपायर हो गया, कोई लव वन एक्सपायर हो गया, चाहे किसी ने चीट किया हो, ऐसे कंडीशन में यदि वास्तव में ये कॉज समझ में आता है तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे प्लेंटी ऑफ द मेडिसिन पड़ी हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, स्पेसिफिक कंडीशन यदि मालूम चल जाए कि इस कंडीशन के बाद से हो। होम्योपैथिक अप्रोच की बात करें तो नो डाउट होम्योपैथिक अप्रोच में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, देखिए हार्मोनल थेरेपी हमेशा एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन हार्मोनल थेरेपी को टालने के लिए यदि कंजर्वेटिव मोड ऑफ मेडिकेशन में कुछ कर सके
और कंजर्वेटिव मोड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सके विदाउट यूज़ ऑफ हार्मोनल थेरेपी, ये सबसे ज़रूरी चीज़। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एमिनूरिया के पिट्यूटरी और ओवेरियन कॉज के बारे में मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगा या फिर तरीका बताऊंगा होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। देखिए, हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन हमेशा होता है और आजकल की टीन एज की बच्चियों में एक बहुत ख़ास बात मैंने देखी है। ऐसे बच्चियों के अंदर बिहेवियर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत जल्दी इरिटेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ओवर पैम्परिंग, और या फिर कह लीजिए कि सही लाइफस्टाइल का ना होना, खूब ज़्यादा फास्ट फूड का कंज्यूम करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ना जीना। मल्टीपल ऑफ द फैक्टर हैं जो आज की डेट में इन बच्चियों के साथ कैरी ऑन हो रहे हैं। वास्तव में हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन ऐसी बच्चियों में डिस्टर्ब हो रहा है। एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। हाइपरगोनेडोट्रोपिन 48.5% केसेस में एमिनूरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं हाइपोगोनेडोट्रोपिक एंड हाइपोगोनेडिज्म जो है वो 27.8% केसेस में रिस्पॉन्सिबल है। यानी दोनों मिला के टोटल करीब 70% कॉजेज़ में जो हैं वो एमिनूरिया कॉज करते हैं, प्राइमरी एमिनूरिया, यानी टीन एज यानी यंग एज की बच्चियों में। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये जो प्रेजेंट कल्चर है और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है और प्रेजेंट जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो किस हद तक इन बच्चियों को एमिनूरिया से ग्रसित कर रहा है। 70% इज़ अ बिग अमाउंट। ऐसे दूसरे नंबर पे यदि हम सेकेंडरी एमिनूरिया की बात करें तो ऐसे केसेस में फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ा कारण है, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी कहीं न कहीं मेंटल स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, वेट लॉस, ओबेसिटी और ढेर सारी ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एनोरेक्सिया, स्लीप पैटर्न का डिस्टर्ब होना, मल्टीपल ऑफ ऐसी वजहें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी एमिनूरिया के लिए। होता क्या है, चाहे आप हार्मोनल थेरेपी पे जाएं, चाहे आप किसी भी मोड का मेडिकेशन यूज़ करें, कुछ दिन के लिए आराम मिलता है और उसके बाद फिर आप उसी पैटर्न पे आ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रहा हूँ कि ऐसी मेडिकेशन का कभी एंड नहीं होता है। आप मेडिकेशन का एंड करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। लोग हमसे होम्योपैथी में पूछते हैं, सर कब तक ठीक हो जाएगा? तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे। हाँ, ये आपके साथ एडवांटेज है कि मैं जो दवाइयाँ दे रहा हूँ वो किसी भी हद तक आपके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करेंगी और हम कोई हार्मोनल थेरेपी आपको नहीं दे रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक स्लीप का पैटर्न सही होना, एक लाइफस्टाइल का सही होना, एक फूडिंग हैबिट का सही होना और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना। यदि ये सारी चीज़ें आप कर रही हैं तो नो डाउट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कैपेबल है प्रॉपर रिकवरी के लिए और हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम मेडिसिन को ज़िंदगी भर के लिए अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या मेडिसिन को केवल रिकवरी फेज के लिए लेना चाह रहे हैं और आफ्टर दिन हम मेडिसिन को विड्रॉ करना चाह रहे हैं। लाइफस्टाइल को सही करिए, बाकी तरीके को ठीक करिए, बहुत हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कंप्लीट रिकवरी के लिए। और सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, योगा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है प्राइमरी एमिनूरिया में और सेकेंडरी एमिनूरिया में। सही मायने में यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो यदि वास्तव में योगा को सही तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया और योगा को यदि आप सही मायने में अडॉप्ट करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगी, स्लीप पैटर्न आपके ठीक हो जाएंगे, एपेटाइट आपकी ठीक हो जाएगी, बाकी चीज़ें भी रेगुलेट हो जाएंगी। बस ज़रूरत है उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। कब तक दवाइयों के सहारे रहना चाहती हैं आप? सो दैट्स वाई योगा बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी फीमेल की रिकवरी में, खास करके एमिनूरिया के केसेस में। योगा क्या करना चाहिए, कौन से योग आसन इसमें फ़ायदेमंद हैं, किस योग आसन का क्या यूज़ है, इसके बारे में शालिनी मैम ने निरामिया योगा पे ऑलरेडी कुछ आसन बता रखे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन क्लासेस करने की उनकी, लेकिन जो आसन उन्होंने बता रखे हैं वो केवल 15 मिनट के हैं। यदि 15 मिनट से आधे घंटे अपने इम्पोर्टेंट 24 आवर की डे आवर में यदि आप निकाल लेती हैं तो नो डाउट वो आपकी रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी बात है इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए और उसका इफेक्ट देखने के लिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, होम्योपैथिक मेडिसिन और योगा के दूर दूर तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आइदर यू हैव टू गो फॉर दैट साइड इफेक्ट कॉजिंग मेडिसिन एंड हार्मोनल थेरेपीज़, and the second one is the natural and normal therapy.
हम हार्मोनल थेरेपी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम हार्मोनल थेरेपी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। जहां इन सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला 6 से 8 महीने लगते हैं, यदि इस ड्यूरेशन में नहीं रिकवरी हो रही है तो श्योरली यू कैन प्रोसीड फॉर दैट, और एक बार मैनेज होने के बाद फिर आप लौट सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है सेफ रहिए, नेचर के साथ चलिए, नेचुरल मेडिसिन का यूज़ करिए, उस पर पहले फेथ करिए, और यदि उससे नहीं सही होता तो नो डाउट ये आपकी चॉइस है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से।